नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है घमंडी ससुराल वालों की असलियत सामने आते ही नई बहू की आंखों से आंसू नहीं रुके। फिर उसने ऐसा क्या किया? भाग 2। अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। फिर 2 कस सिंगार का लगाता है, पल भर के लिए कुछ सोचता है और फिर थोड़ा शांत होते हुए विधि को कहता है, अरे मैं कौन सा तुम्हें उन लोगों के साथ रिलेशन बनाने को बोल रहा हूँ। बस यही कह रहा हूँ कि अपनी मनमोहक अदा से उस क्लाइंट का मन मोह लो, जिससे हमारा काम बन जाएगा और हमारी डूबती नैया पार हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड विधि, हमें तुम्हारी ज़रूरत है यार। 10 करोड़ का लोन है हमारे ऊपर और मिस्टर बक्सी हमारे साथ पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये लोन जल्द से जल्द चुका देंगे। माथे पर टेंशन की लकीर और शिकार का कश लगाते हुए अश्विन थोड़ा बेबस होते हुए कहता है। आज अश्विन थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन में था, क्योंकि आज अगर मिस्टर बक्सी हाथ से निकल गया तो शायद इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी खन्ना परिवार को। अश्विन विधि को ये सब सुना रहा था और सीढ़ियों के नीचे खड़ी कांता काकी विधि को इशारे से कुछ कह रही थी जो विधि को समझ नहीं आ रहा था। इसलिए विधि अश्विन के साथ नीचे उतरने लगती है और जानबूझकर 3 सीढ़ियों से गिर जाती है ताकि काकी से बात करने का मौका मिल सके। विधि गिरने के साथ ही जोर जोर से ऊ आह करने लगती है ताकि कांता काकी का सहारा मिल सके और बात बन सके। विधि ने जैसा सोचा ठीक वैसा ही हुआ। कांता काकी उसे सहारे से सोफे पर बैठाती हैं और अश्विन की नज़रों से छुपाकर विधि के हाथों में एक पर्ची पकड़ा देती हैं और बस 2 शब्द बोल पाई, आज 12 बजे। कांता काकी के कहे शब्द और उस पर्ची की वजह से विधि ना चाहते हुए भी अश्विन के साथ बाहर कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है, जहां शराब और शबाब से भरी पार्टी चल रही थी। अश्विन विधि के बाहों में हाथ डाले पार्टी में जाता है और 55 साल के जाने माने करोड़पति मिस्टर बक्सी से विधि को इंट्रोड्यूस करवाता है। मिस्टर बक्सी विधि की सुंदरता देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। खुले खुले गाउन में विधि खुद को काफ़ी असहज महसूस कर रही थी, पर देखने वालों की नज़र में विधि आज बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिख रही थी। उसका आकर्षण भरा चेहरा देखकर मिस्टर बक्सी तो विधि की खूबसूरती के कसीदे पढ़ने लगे थे, जिसे देखकर अश्विन, तारा जी और जतिन जी के चेहरे पर आत्मविश्वास की लकीरें खींच आई। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब उनके जीवन की कठिनाइयां खत्म होने वाली हैं। इसीलिए विधि को मिस्टर बक्सी के आवभगत में लगाकर अश्विन और उसके माता पिता दूसरे मेहमानों में बिजी हो जाते हैं। इधर मिस्टर बक्सी बातों बातों में विधि के खुले बदन को छूने से बाज नहीं आते, जिसकी वजह से विधि काफ़ी असहज महसूस कर रही थी और मन ही मन अपमान की अग्नि में जल रही थी। उसका मन तो कर रहा था अभी के अभी वहां से उठकर भाग जाए, पर अश्विन का वो दरिंदगी वाला चेहरा सोचकर सहम जाती। कैसे भूल सकती थी वो अश्विन का चेहरा, जो उसे हर छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित करता था। कई बार तो उसकी प्रताड़ना से कई कई दिनों तक बेजान बेसुध पड़ी रहती थी, पर कोई उसके दर्द पर मलहम लगाने नहीं आता था। जिस्म पर कई बार उसके इनकार करने पर बेल्ट के लंबे लंबे निशान खिंच जाते थे, तो कभी सिगरेट की जलन से कराह उठता था उसका तन बदन। ये सोचकर विधि की आंखें सजल हो जाती हैं, पर मिस्टर बक्सी की अश्लील बातों से क्रोध की अग्नि में जलकर वो आंसू आंखों में ही ठहर जाते हैं। खैर, किसी तरह विधि कुछ देर यही सब सोचकर बैठी रहती है, फिर वॉशरूम का बहाना करके बेसब्री से वॉशरूम में आ जाती है और जल्दी से काकी की दी हुई पर्ची पढ़ती है। उसमें लिखा था, बहू रानी, आज रात 12 बजे आपकी ट्रेन है। मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस आपको कैसे भी करके पार्टी से निकलकर आन्या को लेकर पीछे के दरवाजे के पास जाना है। कांता काकी की पर्ची पढ़कर विधि की आंखों से निर्झर धारा बहने लगती है और आंसुओं के बीच खुशी की एक छोटी सी रेखा खिंच जाती है, पर अगले ही क्षण चेहरे पर एक चिंता की लकीर देखने लगती है और सवाल करने लगती है, क्या सच में मेरा यहाँ से निकलना मुमकिन है? क्या कांता काकी की बदौलत मैं इस रावण की लंका से आज़ाद हो जाऊंगी? पर कैसे? फिर विधि की नज़र घड़ी पर जाती है जिसमें 10:30 बज रहे थे। अगर आज 1 घंटे के अंदर नहीं निकल पाई तो शायद फिर कभी नहीं निकल पाऊंगी। ऐसा सोचते सोचते विधि कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जाती है और अपनी आंखों को चारों दिशाओं में दौड़ाती है
कि तभी फिर से मिस्टर बक्सी उसके पास आकर बात करने लगते हैं। वेयर वाज यू? आई एम वेटिंग। ऐसा कहकर विधि को वहीं लगे काउच पर बैठने को कहते हैं और खुद भी खिसक कर बगल में बैठ जाता है, जिससे विधि को काफ़ी अनकम्फर्ट फील होता है। वो मिस्टर बक्सी से खुद को बचाने के लिए वाइन का गिलास लेती है और जानबूझकर अपने कपड़े पर गिरा लेती है। फिर सॉरी सॉरी कहकर मिस्टर बक्सी के पास से उठकर अंदर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी अश्विन आ जाता है और उसका हाथ खींच कर कहता है, वाई आर यू गोइंग विधि? तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दे रहा हूँ। अभी सारे मेहमान यहीं हैं एंड अभी सब डिनर करने वाले हैं और तुम्हें भी यहीं रहना है। अश्विन की बात सुनकर विधि पल भर के लिए डर से सकपका जाती है, फिर हिम्मत करके कहती है, वो मेरे कपड़े पर वाइन गिर गई है तो मैं चेंज करने जा रही हूँ और आन्या की तबीयत भी ठीक नहीं है तो मुझे उसे भी देखना है। विधि की बात सुनकर अश्विन उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है, फिर जाने की इजाज़त दे देता है क्योंकि मिस्टर बक्सी काफ़ी अच्छे मूड में लग रहे थे और एग्रीमेंट साइन करने को राज़ी थे। अश्विन के मुंह से हाँ सुनकर विधि तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ भागती है और फटाफट अपने कपड़े चेंज करके आन्या को गोद में उठाकर घर के सभी सहायकों से नज़रें छुपाकर पीछे के दरवाजे की तरफ भागती है, जहां कांता काकी विधि का पहले से ही इंतज़ार कर रही थी और चिंता के मारे इधर उधर टहल रही थी। और जैसे ही उनकी नज़र विधि पर जाती है, उनके चेहरे से खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो भागकर विधि के पास आती हैं और उसके माथे पर अपना आशीष भरा हाथ रखते हुए एक छोटा सा बैग देते हुए कहती हैं, बहू रानी, इसमें कुछ कपड़े हैं आपके और बिटिया के और कुछ पैसे जो अनजान शहर में आपके काम आएंगे। साथ में ट्रेन की टिकट है और एक चिट्ठी जो ट्रेन में पढ़ लीजिएगा। अब जल्दी बाहर चलिए, इससे पहले कि कोई आ जाए। बाहर रामाधीन रिक्शा लेकर खड़ा है, वो आपको स्टेशन तक छोड़ देगा और जब तक ट्रेन खुल नहीं जाती वो आपके साथ रहेगा। ऐसा कहकर कांता काकी विधि को रामाधीन के पास ले जाती है और रिक्शा में बैठाने लगती है कि तभी विधि कांता काकी के गले से लिपट कर रोने लगती है और रोते रोते कहती है, कांता काकी, मैं कैसे आपका ये एहसान उतार पाऊंगी? आज आपकी वजह से मैं आज़ाद हो रही हूँ। आपने मुझे और मेरी बेटी को एक नई जिंदगी दी है काकी। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं। कहते कहते काकी के पैरों में गिर पड़ती है। नहीं बहू रानी, मैं कोई भगवान नहीं, बस एक छोटी सी इंसान हूँ और मैंने तो बस इंसानियत निभाया है। ऐसा कहकर विधि को गले से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ती है, जैसे कोई माँ अपनी बेटी की विदाई के समय रोती है। ठीक वैसे ही छल भर के लिए दोनों ऐसे ही रोते रहते हैं। फिर कांता काकी विधि को संभालते हुए कहती है, अब बस बहू रानी, अब कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। फिर विधि को रिक्शा में बैठाते हुए रामाधीन को कहती है, जल्दी से बहू रानी को स्टेशन पहुंचा देना, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी और बहू रानी को अच्छे से बैठा कर ही आना। अब बिना एक पल की देरी किए निकलो। ठीक है काकी कहकर रामाधीन रिक्शा भगा लेता है और विधि अपना सिर रिक्शा से बाहर निकाल कर तब तक देखती है जब तक वो काकी से ओझल नहीं हो जाती है। विधि के ओझल होते ही कांता काकी जल्दी से अपने कमरे में आकर बैठ जाती हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं ताकि विधि के रास्ते में कोई अड़चन नहीं आए और वो इस घर, इस शहर और इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। रात के 11:30 हो रहे थे और बाहर पार्टी अभी भी चल रही थी। इसी बात का सुकून भी था कांता काकी को कि पार्टी की आड़ में किसी को विधि का ध्यान नहीं आएगा और सुबह जब सबकी आंखें विधि को ढूंढेंगी तब तक विधि इस शहर से, इनसे बहुत दूर जा चुकी होगी, जहां तक ये लोग सोच भी नहीं सकेंगे। यही सब सोचते सोचते 12:30 बजे कांता काकी की आंख लग जाती है और सुबह शोर के साथ उनकी आंखें खुलती हैं। काकी काकी दरवाज़ा खोलो, जोर जोर से दरवाज़ा पीटते हुए आन्या की देखभाल करने वाली लतिका आवाज़ लगाती है। लतिका की आवाज़ सुनकर कांता काकी को अंदाज़ा हो गया कि विधि के बारे में सभी को पता चल चुका है और वे सभी उनका ही इंतज़ार कर रहे होंगे। यही सोचकर कांता काकी आए दिन की तरह हल्की मुस्कान लिए दरवाज़ा खोलती हैं और लतिका से कहती हैं, अरे क्या हो गया जो इतनी जोर जोर से दरवाज़ा पीटे जा रही हो? अरे कुछ नहीं काकी, बस बहू रानी और आन्या बेबी को ढूंढ रही थी। काकी के पीछे अपनी नज़रें काकी के कमरे में दौड़ाते हुए लतिका कहती है, ये सोचकर कि बहू रानी और आन्या बेबी काकी के कमरे में होंगे।
देखने के बाद भी जब बहुरानी और आन्या बेबी नहीं दिखी तब लतिका बुदबुदाती है, यहाँ भी नहीं है, सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं दिख नहीं रही, दोनों जाने कहाँ गई। लतिका को बुदबुदाते देख कांता काकी उससे पूछती है, क्या हुआ लतिका, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? बता क्या बात है, मैं भी तेरी मदद कर पाऊंगी ना। अरे काकी क्या बताऊं, गजब हो गया, बहुरानी और आन्या बेबी कहीं दिख नहीं रही। पूरा घर छान मारा पर ये दोनों माँ बेटी मुझे कहीं नहीं मिल रही हैं। अब मैं कैसे बड़े साहब और छोटे साहब को बताऊं, मुझे बहुत डर लग रहा है काकी। ये कैसी बातें कर रही है तू लतिका, बहुरानी यहीं कहीं होंगी, देख जाकर ठीक से। जानबूझकर चेहरे का भाव आश्चर्यचकित दिखाते हुए कांता काकी कहती हैं। तब तक घर का सफाई कर्मी बड़े साहब और मेम साहब को ये खबर पहुंचा देता है, जिसे सुनकर सब नीचे आन्या आन्या चिल्लाते हुए आ जाते हैं और सभी सहायक कर्मी को बुलाते हैं और सबको कहते हैं, पूरे घर और बाहर गार्डन में देखो, विधि को शायद बाहर गार्डन में होगी। सभी सहायक कर्मी पूरे घर से बाहर तक ढूंढते हैं पर विधि और आन्या कहीं नहीं मिलती हैं। अश्विन इस खबर से गुस्से से तिलमिला उठता है और वो चीखते हुए कहता है, ढूंढ निकालो उस बास्टर्ड को जिसने हमारे मुख पर कालिक पोत कर चली गई, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रिलैक्स बेटा रिलैक्स, हम अभी पुलिस को कॉल करते हैं और विधि और आन्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। मिस्टर जतिन खन्ना अश्विन के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं। इधर तारा जी गुस्से से सभी सहायक कर्मी को फटकार लगा रही थी और सभी से बारी बारी से पूछताछ करती हैं, साथ में सबको डरा भी रही थी, ये बोलकर कि अगर तुम लोगों में से किसी का हाथ हुआ विधि को यहाँ से बाहर निकालने में तो उसे जेल की हवा खाने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए जो भी है जल्दी बता दो। पर किसी ने विधि को जाते हुए देखा होता तभी तो कोई कुछ बोल पाता। यहाँ तो सभी रात भर मेहमानों के आवभगत में लगे थे, यहाँ तक कि गेट का दरबान भी किसी के कुछ नहीं बोलने पर अश्विन सीसीटीवी की फुटेज देखता है, जिसमें विधि अपने कमरे में जाते तो दिखाई देती है पर बाहर आते नहीं दिखती। फिर अश्विन पीछे के दरवाजे का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जो ब्लैंक था, शायद कैमरा खराब या बंद था इसलिए। वो तुरंत घर के सीनियर सहायक कर्मी विपिन से पूछता है, पीछे का कैमरा क्यों बंद है? जी वो कुछ दिनों से खराब था, वो तकनीशियन को बुलाया था पर बिजी होने की वजह से वो आजकल कर रहा था। डर से हड़बड़ाते हुए विपिन कहता है, जाहिल जंगली, क्या इसी बात के पैसे मिलते हैं तुम्हें? एक काम तुम लोग ठीक से कर नहीं पाते, अब जाओ यहाँ से और बाहर जाकर पता लगाओ विधि का। अश्विन और जतिन जी दोनों चिल्लाते हैं। अब तक पुलिस भी आ जाती है। पुलिस सारी इंक्वायरी करके अश्विन और उसके माता पिता को भरोसा दिलाती है कि वो जल्द से जल्द विधि और आन्या को ढूंढ निकालेंगे। इतना कहकर पुलिस वाला चला जाता है। पुलिस के जाने के बाद अश्विन और उसके माता पिता को एहसास होता है कि अगर पुलिस ज़्यादा छानबीन की तो उसके घर के राज बाहर आ जाएंगे और वो लोग खुद मुसीबत में फंस जाएंगे, इसलिए पुलिस पर दबाव डालना उन लोगों को उचित नहीं लगा। खैर वे लोग पुलिस को अपना काम करने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ तारा जी की शक की सुई बार बार कांता जी पर जा रही थी, पर कोई साक्ष्य नहीं होने की वजह से वो चुप हो जाती। इधर रात को रामाधीन बिना अपनी परवाह किए बहू रानी को सबकी नज़रों से बचाकर स्टेशन तक पहुंचा देता है और जैसे ही विधि ट्रेन में बैठती है वैसे ही ट्रेन की सीटी बज उठती है। ट्रेन के खुलने का सिग्नल पाकर रामाधीन विधि से विदा लेते हुए कहता है, अच्छा बहू रानी अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसा कहकर रामाधीन जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है वैसे ही विधि उसे पैर छूकर प्रणाम करती है और कहती है, काका आज आप लोगों की वजह से मैं सिर्फ उस नर्क से निकल पाई हूँ। शायद उस एहसान का बदला इस जन्म में ना चुका पाऊँ पर अगले जन्म में ज़रूर चुकाऊँगी, ये वादा है आपसे। इतने बड़े घर की बहू रानी को पैरों में झुकते देख रामाधीन कहता है, ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा ना करें बहू रानी, ये तो इंसानियत के नाते हमारा एक फ़र्ज़ है जो हमने निभाया, और आप इतने बड़े घर की बहू होकर मुझे जो इतना सम्मान दे रही हैं उसका क्या बहू रानी? इतने बड़े घर की बहू? सुनकर विधि की आंखें डबडबा जाती हैं। फिर वो आंखों के नीर को रोकते हुए कहती है, काका अब मैं भी आपके समान हो गई हूँ, कोई ऊंच कोई नीच नहीं। बड़े घर की बहू को आज आप लोगों की बदौलत मैंने पीछे छोड़ दिया है और इसलिए अब आप हक से हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। जी बहू रानी, खूब खुश रखें आपको भगवान। ऐसा कहकर रामाधीन ट्रेन से उतर जाता है और ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाती है।
ट्रेन की बढ़ती रफ्तार के साथ विधि के जीवन का कड़वा सच भी इन हवाओं के साथ कहीं पीछे छूटता चला जा रहा था। अपनी बेटी को सीने से लगाए अतीत के सागर से झलकते दर्द को एक एक करके आंसुओं संग बहाए जा रही थी, ताकि आने वाले कल में उसके अतीत का एक अंश भी शेष न रहे। कि तभी अचानक उसे कांता काकी की चिट्ठी की याद आती है और वो जल्दी से चिट्ठी निकाल कर पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था, आज आपके साथ मैं भी अपने पापों से आज़ाद हुई हूँ। जाने अनजाने में मैंने आप दोनों बहू रानी का साथ न देकर बहुत गलत किया, जिसका मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा। मैं चाहती तो आपकी तरह पारुल बहू रानी को भी इस नर्क से निकाल सकती थी, पर मैं डर गई थी अपने भविष्य को लेकर। इस घर के एहसानों तले मैं उम्र भर के लिए दब चुकी हूँ। इस घर ने मुझे रोजी रोटी दिया, भोला बिमला जैसे लोग दिए, इन लोगों का प्यार सम्मान मिला। इन सब में मैं भूल गई आप लोगों के तकलीफ को, दर्द को, आपकी घुटन को, जो आप लोगों को रोज़ थोड़ा थोड़ा डसती थी। पर अब मुझे ये सुकून है कि मैंने किसी के प्राणों की रक्षा की है और उसे एक नई जिंदगी देने में कामयाब हुई हूँ। अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक सुकून से जी पाऊँगी। फिर आगे लिखा था, आप खंडवा पहुंचकर सागर चले जाइएगा, वो भी किसी लोकल गाड़ी से, ताकि इन लोगों को पता ही नहीं चले। अगर ये लोग ढूंढना भी चाहेंगे तो सिर्फ खंडवा तक ही ढूंढ पाएंगे, उसके बाद इन लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। खैर, सागर पहुंचकर आप इस पते पर जाना जो मैं यहाँ लिखी हूँ। वहाँ आपको मेरी दूर की मौसी की बेटी कुसुम मिलेगी, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने उसके नाम की भी एक चिट्ठी आपके बैग में रखी है, जो पहुँचते ही उन्हें दे दीजिएगा। वो ज़रूर आपको अपने घर में शरण देगी और तब तक अपने माता पिता से दूर ही रहिए, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। अच्छा, अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा बहू रानी, और अपना और आन्या बेबी का ख्याल रखिएगा। कांता काकी। कांता काकी की चिट्ठी पढ़ते पढ़ते विधि बहुत भावुक हो जाती है, क्योंकि ये कोई थी कि उसे समझती थी उस घर में। खैर, रात के अंधकार के बाद सवेरा भी होता है और उसी उजाले की खोज में विधि अपनी 6 साल की बेटी के साथ निकल पड़ी थी एक नई राह पर। सुबह की ठंडी हवाओं और सूरज की प्रखर रोशनी के साथ विधि की आंख खुलती है और ट्रेन की खिड़की से वातावरण की खूबसूरती को ऐसे देखती है जैसे कोई नया बच्चा अपनी माँ की कोख से निकलकर रोशनी को देखता है। विधि आज कितने सालों बाद खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी। चेहरे पर ना कोई डर, ना कोई खौफ, ना ही उदासी और ना ही बोझिल होती जिंदगी का दर्द छलक रहा था। आज सच मायने में इस विधि सिर्फ विधि थी, जिसके आगे पीछे कोई बड़े घर की बहू रानी का टैग नहीं था। वो खुश थी खुद को और अपनी बच्ची को आज़ाद देखकर। वो निश्चिंत थी अपनी आन्या के लिए, जो भविष्य में पैसों की बलि चढ़ने से बच चुकी थी। आज उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की साफ रेखा दिखाई दे रही थी, जो अपनी बच्ची के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हर जतन करने को राजी थी। आगे का सफ़र आसान तो नहीं था, पर बीते कल से ज़रूर अच्छा होगा, ये विश्वास था विधि को। अभी आहिस्ता आहिस्ता विधि अपने जीवन की खुशियों को बटोरना सीख ही रही थी कि तभी ट्रेन के रुकने की आहट होती है। बाहर देखा तो खंडवा स्टेशन आ चुका था। आन्या को गोद में लेकर विधि भी और लोगों के साथ नीचे उतर जाती है, फिर वहाँ से सागर के लिए बस ले लेती है। कुछ घंटों के सफ़र के बाद उस गांव में पहुंच जाती है, जहां का पता कांता काकी ने दिया था। लोगों से पूछकर कुसुम काकी के घर तक भी पहुंच जाती है और पहुंचते ही कुसुम काकी को कांता काकी की चिट्ठी देती है और कहती है, ये कांता काकी ने दिया है, मुंबई वाली, और मैं विधि हूँ। ऐसा कहकर विधि कुसुम काकी को पैर छूकर प्रणाम करती है। अच्छा कहकर कुसुम चिट्ठी पढ़ती है, जिसमें कांता काकी ने विधि के बारे में बताया था। इसलिए बिना कोई सवाल जवाब किए कुसुम काकी विधि को अपने घर में रहने की इजाज़त दे देती हैं। पर विधि के लिए अपनी और अपनी बच्चे की ज़िंदगी काटना आसान नहीं था। इसलिए कुछ दिनों बाद कुसुम काकी की मदद से वहीं स्कूल में टीचर की नौकरी कर लेती है और साथ में आन्या का भी दाखिला उसी स्कूल में करवा देती है। उधर खन्ना परिवार में उथल पुथल मची हुई है। ऐसा लग रहा था मानो विधि के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी उसके घर से विदा ले चुकी हैं। कई दिनों तक पता करने के बाद भी विधि का किसी को कुछ पता नहीं चलता है। उधर जब मिस्टर बक्सी को पता चलता है कि विधि अश्विन को छोड़कर जा चुकी है, तो वो भी एग्रीमेंट साइन करने से साफ इनकार कर देते हैं।
दरअसल पार्टी वाले दिन मिस्टर बख्शी इतने अधिक टल्ली हो गए थे कि उन्हें होश ही नहीं था और इस वजह से उस रात साइन नहीं कर पाए थे। और एक ये दिन जब उन्होंने अश्विन की कंपनी में इन्वेस्ट करने से ही मना कर दिया। एक साथ इतना बड़ा नुकसान देखकर जतिन जी को हार्ट अटैक आ जाता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। एक एक करके खन्ना परिवार ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। शायद ये उनके कर्मों का ही फल था जो एक एक करके अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। काफ़ी पैसे इलाज में खर्च करने के बाद जतिन खन्ना ठीक होकर घर आता है, पर अपने बंगले में नहीं बल्कि एक 3 BHK फ्लैट में, जो अश्विन ने सारे पैसे कर्जदार को चुकाकर बचाकर खरीदा था। खैर अब तक विधि अश्विन से पूरी तरह आज़ाद हो चुकी थी और वक्त के साथ जीना भी सीख ली थी। चुनौतियाँ तो कई आई जिंदगी में, पर उस चुनौतियों से लड़ना अब विधि को बखूबी जानती थी। कुछ सालों बाद वो अपने माता पिता से भी मिली जो अब बूढ़े हो चुके थे, पर पाखी और शिवम को गर्व था अपनी बच्ची पर कि वो अपनी ज़िंदगी से हार न मानकर उससे लड़ना सीख लिया है। आज भले ही विधि के पास 10 तोला सोना नहीं था और ना उसे पहनकर सब पर हुक्म चलाती थी, पर गांव में उसकी एक इज्जत थी, एक ओहदा था टीचर साहिबा का, जो झुककर उसे सम्मान देते थे। और सबसे बड़ी बात कि विधि उस दलदल और नर्क भरी जिंदगी से आज़ाद यहाँ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।